नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी की सियासी जंग की। विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती है। पिछले चुनावों में हार का सामना करने वाली बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ऊपर से संघ का दबाव। नतीजा 6 सीटों पर संघ की पसंद के ही नहीं बल्कि संघ के करीबियों को ही टिकट दिया गया है और वहां बीजेपी के कई दिग्गजों पर इन्हें तरजीह दी गई है। एक तरफ बीजेपी जहां इस फैसले का बचाव कर रही है तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल यह है, ये नए चेहरे बीजेपी की नैया पार लगाएंगे? ऐसे तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। पिछली बार संघ ने पार्टी को चेताया था कि पार्टी के 60 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो ठीक काम नहीं कर रहे और उनको बदला जाना चाहिए। हालांकि उस तादाद में पार्टी ने टिकट नहीं काटे और नतीजा बीजेपी की हार हुई। लेकिन इस बार ना तो बीजेपी और ना ही संघ कोई रिस्क लेने के मूड में है। यही वजह है कि मौजूदा 29 सीटों में से करीब 6 सीटों पर संघ के दबाव में नहीं बल्कि संघियों को ही टिकट दिया गया है। इनमें कुछ तो अनुभवी चेहरे हैं और कुछ पूरी तरह से फ्रेश। आइए जरा नजर डालते हैं ऐसे प्रत्याशियों पर। देवास सीट पर जहां महेंद्र सोलंकी को टिकट दिया गया है तो उधर रतलाम में जीएस डामोर पर दांव आजमाया गया है। खरगोन में गजेंद्र पटेल को टिकट मिला है तो खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट दिया गया है। ग्वालियर में मौजूदा मेयर विवेक नारायण शेजवलकर को टिकट दिया गया है और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम का ऐलान किया गया है। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि हर बीजेपी नेता का बैकग्राउंड संघ से जुड़ा हुआ है, इसमें गलत क्या है? तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि नए चेहरे महज दिखावा हैं। दरअसल मौजूदा सांसद जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। बीजेपी में तो अधिकांश लोग संघ के ही करीबी हैं, तो लाएंगे कहां से आप? क्योंकि संघ की विचारधारा और बीजेपी की राजनीतिक क्षेत्र में विचारधारा मिलती जुलती है, राष्ट्रवादी विचारधारा दोनों की है। तो निश्चित ही संघ की पृष्ठभूमि वाले अधिकांश लोग बीजेपी में काम करते हैं। तो जब अधिकांश लोग काम करते हैं तो अधिकांश संख्या उन्हीं की होगी। देश में संघ सबसे ज्यादा इस बात का ढिंढोरा पीटता है और पाखंड करता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और हर आदमी यही कहता है कि संघ ने क्लास ली, संघ ने फटकारा, संघ ने जो है हस्तक्षेप किया, संघ ने अपने उम्मीदवार उतारे। तो जो जहाँ पर राजनीति द्वैत से चालू होती है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ से चालू होती है, वो विसंगति ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है और जनता इसको पसंद नहीं करती है। अब सवाल यह है कि संघ की पसंद के जिन चेहरों को मौका दिया गया है, क्या वो इस बार की जंग में पार्टी को जीत दिला पाएंगे? तो साथ ही सवाल ये, क्या एमपी में भी बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही जंग जीतने की रणनीति पर काम कर रही है? विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये लीजिए, ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या नए चेहरे पार्टी की नैया पार लगाएंगे। इस वक्त 2 मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी, ग्वालियर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ ऋषि पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और जल्द ही कांग्रेस की तरफ से भी हमें हर्षद शर्मा जी ज्वाइन करेंगे। पहले मैं सीधा भोपाल चल रहा हूं, हमारे साथ ऋषि पांडे सर हैं। ऋषि सर, मेरा आपसे जो सीधा सवाल है वो ये कि इस बार संघ की पसंद के नहीं, यह कहा जा रहा है कि संघियों को ही टिकट दिए गए हैं, संघ के बेहद करीबियों को टिकट दिए गए हैं। जिन 6 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है देवास, रतलाम, खरगोन, खजुराहो, ग्वालियर और सबसे बड़ी सीट भोपाल। सर, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में जब राज्य में सरकार बदली उसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगेंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इस तरह की चर्चा, ये क्या आरएसएस के लिए भी परेशानी थी क्या कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरएसएस ने इस बार कमान खुद के हाथ में ले ली है भविष्य की चीजों को देखते हुए? देखिए, आरएसएस जो संगठन है और जो भाजपा में जितने लोग हैं, उमाशंकर गुप्ता जी की भी जो बाइट चली थी बिल्कुल ठीक कह रहे थे
कि मैक्सिमम लोग जो भाजपा के हैं वो सब संघ से ही प्रशिक्षित होकर आते हैं, और वही लोग संघ से निकल के, संघ से प्रशिक्षण के बाद वो एक राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। तो ये बीजेपी में जितने लोग आएंगे, वो शिवराज सिंह चौहान हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, वो नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, वो है तो संघ से ही। अब डायरेक्ट संघ से आए हुए इंसान को भाजपा यदि टिकट देती है तो ये इस तरह के प्रश्न उठते हैं। यदि कुछ ऐसे प्रयोग हुए हैं बीजेपी में पहले, जो कांग्रेस से आए हुए लोगों को भी टिकट दिया है, लेकिन वो बीजेपी की रीति नीति या संघ के जो फार्मूले है उसके में फिट नहीं हो पाए, और वो कहीं ना कहीं तनाव का कारण बना, वो लंबे समय तक चल नहीं पाए। अभी जिन 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट भोपाल है। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस का वचन पत्र तैयार हुआ, उसमें एक लाइन थी, वो लाइन थी कि सरकारी परिसरों में संघ की शाखाओं को नहीं लगने देंगे। उसका प्रचार ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो संघ पर बैन लगा दिया जाएगा। इसको लेकर संघ एक्टिव हुआ, संघ ने अपने तमाम जितने घोड़े थे वो सब दौड़ा दिए कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन वो चूंकि बीजेपी की कुछ गलतियां थी, बीजेपी हिट विकेट हो गई खुद ही अपने उससे, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत ही छोटा सा बहुमत का अंतर रह गया और सरकार कांग्रेस के हाथ में आ गई। अब जबकि कांग्रेस की सरकार है, पूरा प्रशासन का तंत्र कांग्रेस के हाथ में है, तो स्वाभाविक है कि संघ को अपनी गतिविधियां चलाने में कुछ दिक्कतें तो आएंगी। इसलिए लोकसभा चुनाव में यदि बीजेपी मजबूत होती है तो उसका निश्चित तौर पर संघ को इसका फायदा मिलेगा। और खास तौर पे मैंने बीच में जिक्र किया था, वो चली गई बात, दिग्विजय सिंह आरएसएस के बिल्कुल निशाने पर है शुरू से, क्योंकि दिग्विजय सिंह के निशाने पे भी आरएसएस रहा है शुरू से। आरएसएस की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से दिग्विजय सिंह लोकसभा का चुनाव न जीतने पाए। इसलिए जो साध्वी प्रज्ञा का जो दांव खेला गया है, जो उनको उम्मीदवार बना गया है, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। और हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उसमें उठेगा, भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठ रहा है। उनके साथ जो आज ही जो उनकी भोपाल में प्रेस से मुलाकात हुई है, कुछ संभ्रांत लोगों से जो मिली है, उसमें उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस तरीके से उनके साथ जेल में यातनाएं उनकी हुई, उनके आंसू भी निकल आए। तो ये सब चीजें जो है, ये निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आसिफ भाई, हमको बहुत सारी चीज नई नई सुनने को और देखने को मिलेगी। ठीक है, कुल मिला के ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, हमें कांग्रेस की तरफ से हर्षद शर्मा जी भी ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से। हर्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष जी, हर्षद जी दोनों आपके पास आता हूं, लेकिन ऋषि सर, पहले मेरा एक सवाल आपसे और भी है, उसका छोटे में जवाब चाहूंगा मैं। ऋषि सर, मेरा सवाल आपसे यह है सर कि क्या आपको लगता है कि साध्वी प्रज्ञा का नाम हो, वीडी शर्मा खजुराहो से प्रत्याशी बनाए गए हैं, देश के बाद मध्य प्रदेश में भी हिंदुत्व इस वक्त आरएसएस ऊपर लेकर चल रहा है। और तो और आज जब हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो बड़ी उदारवादी छवि उनकी है, लेकिन वो भी अपने बयानों में अब धीरे धीरे वही चीजें ला रहे हैं जो बीजेपी या आरएसएस के बयानों में रहती है, यानी कि किस तरफ चुनाव केंद्रित रहेगा, ये आरएसएस ने भी इशारा कर दिया और बीजेपी ने भी। देखिए, जब आप शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, जब मुद्दे खत्म होने लग जाए, मुद्दे असर न दिखाए, तो उस समय इस तरह की चीजें उठती है। और स्वाभाविक है, क्योंकि सबका अंतिम लक्ष्य, हर राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति है। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए जो भी उचित अनुचित जो भी मुद्दे हैं, जो भी रास्ते हैं, उन पे चलकर यदि सत्ता प्राप्त करके, क्योंकि इससे बहुत कुछ चीज निर्भर करेगी सत्ता में आने पर। ठीक सर, मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बदला है, तो वो बदलाव कहीं देश में भी देखने को न मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस को रोकना आरएसएस की प्राथमिकता में है। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। आशीष अग्रवाल जी, सर ये लोग कह रहे हैं कि दरअसल विधानसभा चुनाव में करीब 65 से 66 विधायक ऐसे थे आरएसएस के बारे में, जिन्होंने आरएसएस ने फीडबैक दिया था, जिनके बारे में कि या तो इनका काम ठीक नहीं है या फिर जनता इन्हें इस बार पसंद नहीं करने वाली है, इनके चेहरे बदल दिए जाएं। उस अनुपात में आपने टिकट काटे नहीं, ज्यादातर विधायकों को आपने रिपीट किया और उसका खामियाजा या नतीजा, जो भी शब्द का इस्तेमाल करें, वो हमें देखने को मिला। इस बार लोकसभा की चुनौती है और सुनने में यह है कि दबाव इस बार संघ का ज्यादा है। नतीजा, इन 6 सीटों पर संघ के करीबी नहीं बल्कि कह रहे हैं संघियों को ही टिकट दिया गया है, ऐसा है क्या?
देखिए आसिफ जी, संघ को लेके कई तरह की भ्रांतियां हैं जिससे ग्रसित मैं सभी लोगों को देखता हूं। कुछ अंश मुझे यहां पर भी दिखता है। देखिए, संघ अपने आप में एक सांस्कृतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संघ को अपना मात्र संगठन मानता है। इसको मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। इसलिए आप संघी कह लें, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को कह लें, हम स्वयंसेवक हैं, इस बात को हम मानते हैं। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे कहेंगे कि वो खुद एक स्वयंसेवक हैं। बात नंबर 1। संघ इतनी माइक्रो लेवल की पॉलिटिक्स नहीं करता, आप इस बात को भी समझें। किसी सीट विशेष पे संघ की कोई बहुत ज्यादा राय नहीं रहती। संघ राष्ट्रीय विषय में एक मजबूत सरकार आनी चाहिए, एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो भ्रष्ट ना हो, एक ऐसी सरकार आए जो निर्णय लेने वाली सरकार हो, जो इस देश का नाम वैश्विक पटल पर रोशन करे। संघ की ऐसी विचारधारा है और उसको पूरा करने में संघ जुटा हुआ है। दूसरी बात आपने कही कि आपके टिकट, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है। हम ऐसा हमेशा से मानते रहे हैं कि कोई भी सीट किसी एक प्रत्याशी के लिए, एक परिवार के लिए नहीं तय हो जानी चाहिए। हम वंशवाद, जातिवाद के हमेशा से विरोध में रहे, तुष्टीकरण के विरोध में रहे। हम चाहते हैं कि हमारे हर कार्यकर्ता को बारी बारी से मौका मिले। तो निश्चित ही ये बदलाव है, इसको ध्यान में रखते हुए भी रहते हैं। कुछ हमारे सांसद जो अलोकप्रिय हो गए जनता में और कार्यकर्ताओं में, ये कारण है उनका टिकट। आशीष अग्रवाल जी, भोपाल की गोविंदपुरा सीट के बारे में कभी सुना आपने? जी बिल्कुल सुना है, मैंने मध्य प्रदेश की हर सीट के बारे में सुना है। आसिफ जी, आप शायद दिल्ली के स्टूडियो से बैठ के बात कर रहे होंगे, मैं मध्य प्रदेश का ही हूं। सर, मैं भी मध्य प्रदेश का ही हो गया हूं इतना करते करते। आपने ही कहा कि कोई सीट किसी परिवार का ना हो जाए, इसीलिए मैंने गोविंदपुरा का जिक्र किया। आजकल मैं अपने घर कम रहता हूं सर, मध्य प्रदेश में ज्यादा रहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। तो गोविंदपुरा से आपको बताएं क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ मुझे कुछ नहीं है सर, मेरे लिए तो सारी सीटें बराबर। आप ही ने कहा था सर कि कोई एक सीट किसी परिवार की होकर ना रह जाए, तो उसीलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। हालांकि वो विधानसभा सीट है, लोकसभा से उसका लक्ष्य कोई इंदौर 3 नंबर। इंदौर भी मान लीजिए आप, ऐसे तो रायपुर मान लीजिए बगल में, जहां एक सांसद जीत रहा है तो वो 40 साल से सांसद ही है। आसिफ जी आसिफ जी, देखिए जब आप वंशवाद की बात, हर्षद जी एक मिनट, हर्षद जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। आसिफ जी देखिए, वंशवाद की जब आप बात करते हैं तो नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, और इस बार अमेठी में जब प्रियंका, उसके बाद मेनका गांधी, उसके बाद वरुण गांधी। तो अमेठी, हर्षद जी रुकिए ना एक मिनट, हर्षद जी एक मिनट, आपको कह रही थी हर्षद जी एक मिनट की भी गुलामी करनी पड़ेगी। ठीक, मैं आता हूं आशीष अग्रवाल जी। वंशवाद वो होता है जब किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनना एक वंश से तय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक वंश से नहीं आया। ठीक, ये देखिए वंशवाद पर मुद्दा केंद्रित होकर ना रह जाए। हर्षद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मेरी एक आपसे अपील भी सर। हर्षद जी जब आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे दीजिए सर, वरना फिर वो चर्चा जो है वो यहाँ लड़ाई में निकल जाती है। हर्षद जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि दिग्विजय सिंह का जब नाम आपने घोषित किया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस ने नहला मार दिया। उसके बाद दिग्विजय जिस नाम को लेकर हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते रहे और कथित तौर पर राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते रहे, जो बीजेपी के आरोप हैं, अब वही एक चेहरा उनके सामने है। चुनौती तो आपके लिए भी है। भाई साहब, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, दिग्विजय सिंह जी ने वो टर्म कभी यूज नहीं किया। दूसरी बात, देखिए ये जो चुनाव है भोपाल की जनता का चुनाव है, ये भोपाल के मुद्दों का चुनाव है। पिछले 2014 के चुनावों की आप नरेंद्र मोदी जी की स्पीच उठा के देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी की स्पीच उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ विकास की बात करते थे। अब ना अच्छे दिनों की कोई बात है, ना एलपीजी सिलेंडर की कोई बात है, ना पेट्रोल डीजल की कोई बात है, ना महिला सुरक्षा की कोई बात है। अब बात हो गई है राष्ट्रवाद की। क्यों? क्योंकि 5 साल में ना आलोक संजर जी ने कुछ किया, ना शिवराज सिंह चौहान जी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा रहा, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की तो बात ही मत करिए। वो सिर्फ डिबेट करते रहे, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते रहे, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हम खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? हम भोपाल में मास्टर प्लान नहीं, मतलब मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं आया, हम भोपाल के लिए भी मास्टर प्लान लेके आएंगे, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है। इस तरीके से भोपाल में मेट्रो और बहुत सारे हम मुद्दों का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये राष्ट्रवाद सबसे पहली बात तो कांग्रेस को ना सिखाया जाए, और कम से कम आरएसएस और भाजपा तो बिल्कुल ना सिखाए। ठीक, आसिफ जी आपको मैं विधानसभा चुनाव याद दिला देता हूं। एक अंतिम बात, मैं आपको विधानसभा चुनाव याद दिला देता हूं। जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला कि हम आरएसएस को सरकारी संस्थाओं में बैन करेंगे,
तो यही भाजपा कहती थी कि भाजपा आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं। जब ये प्रत्याशी घोषित करते हैं तो सब वहीं से इंपोर्ट करते हैं। देखिए ये तो कहेंगे, लेकिन इनके एक एक आप इनके बड़े से बड़े पदाधिकारी देख लीजिए या छोटे से छोटा पदाधिकारी देख लिए, अगर सुबह उन्होंने खाकी चड्डी पहन ली तो वो संघ का हो गया और शाम को बिल्ला लगा दिया तो वो नहीं, थोड़ा इन शब्दों पर नहीं, इन शब्दों पर थोड़ा सा आप संयम रखें। देखिए जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम भाषा का बहुत संयम रखते हैं, कृपया मेरी आपसे अपील है। मैं आशीष जी आपके पास भी आऊंगा, हर्षद जी आपके पास भी आऊंगा। देखिए जिन बयानों को लेकर पूरे देश में आपत्ति है उनका थोड़ा सा बचे उनसे। मैं ऋषि सर आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल, अगर हर भाजपाई संघ से निकला हुआ है, अगर हर भाजपाई वहां से प्रशिक्षित होकर आया हुआ है, तो फिर क्यों ना मान लिया जाए कि भोपाल में और भी ऐसे लोग हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से हैं और स्थानीय भी हैं, जिन्होंने एक बैठक भी की, पार्टी पर दबाव बनाने की भी कोशिश की, और उनमें से वो एक शख्स वो हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि हर भाजपाई संघी है या संघ से इत्तेफाक रखता है, फिर उनको टिकट क्यों नहीं? ये सवाल क्यों ना उठे कि संघ ने पूरी तरह से इंटरफेयर किया और साध्वी प्रज्ञा को यहां पर लाया, वरना उमाशंकर गुप्ता अपने आप में पर्याप्त पहचान रखते हैं भोपाल में। देखिए दिग्विजय सिंह जी का जो चयन था, कांग्रेस पार्टी पिछले महीने 23 मार्च को कर चुकी थी। 25 से 26 दिन लग गए बीजेपी को यह तय करने में कि दिग्विजय सिंह का मुकाबला कौन करेगा। हर व्यक्ति की संभावना को टटोला गया, उमा भारती का नाम चला, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर विचार हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम पर विचार हुआ, तमाम नामों पर विचार हुआ। लेकिन देखिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदर एक बहुआयामी प्रतिभा के नेता हैं, वो चुनाव की दिशा बदल सकते हैं, वो राजनीति की दिशा मोड़ सकते हैं। तो ये बात तो भाजपा भी मानते हैं, और शायद इसीलिए उनको एक घेरने के लिए एक विशेष रणनीति के तहत यदि उमा भारती तैयार हो जाती तो शायद उमा भारती ही यहाँ से चुनाव लड़ती, लेकिन उमा भारती बहुत पहले घोषित कर चुकी थी कि वह झांसी से ही लड़ेंगी, और चूंकि उन्होंने झांसी की सीट छोड़ी थी तो वो भोपाल आती तो उनका कहना था कि झांसी की जनता के साथ यह अन्याय हो जाता। यहाँ पर एक दिग्विजय सिंह के सामने एक ऐसे कैंडिडेट को लाना था जो भगवा वस्त्रधारी हो, ताकि चुनाव को एक विशेष रंग दिया जा सके। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि चूंकि दिग्विजय सिंह छवि की अपोजिट दिग्विजय सिंह को जी छवि जो उनकी छवि है उसको लेकर बीजेपी की बहुत सतर्कता थी बीजेपी ने, और इसीलिए आशीष जी जरूर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इस सीट के चयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी भूमिका थी। और अभी भी जो चुनाव का संचालन होगा उसमें सारे संघ के जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं सभी लोग काम करेंगे, वैसे भी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए संघ के भी पदाधिकारी अपने अपने स्तर पे काम करते हैं, क्योंकि खुद आशीष जी ने कहा है कि सारे लोग संघ से निकले हुए हैं, मैक्सिमम जो दावेदार थे वो भी संघ के ही है। लेकिन संघ में भी किसकी कितनी उपयोगिता है ये तो वक्त, देश और काल परिस्थिति के हिसाब से तय होगा ना, तय होगा। ठीक है, मैं ऋषि सर आपके पास आ रहा हूँ। आशीष अग्रवाल जी, हर्षद जी एक मिनट रुकिए ना सर, हर्षद जी एक मिनट, बारी बारी, हर्षद जी एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास सर। आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए ये सवाल उठेगा, उमाशंकर गुप्ता भी भाजपाई हैं और संघ से निकले हुए हैं, आलोक शर्मा, आलोक संजर, ये नाम भी है। एक जिक्र आता है वीडी शर्मा का भी, रहने वाले हैं मुरैना भिंड के, टिकट मांग रहे थे मुरैना से, वहां से तोमर लड़ रहे हैं और उनको आपने खजुराहो से लड़वाया है। ये संकेत क्या देते हैं? इन दो सीटों का ही जिक्र करें, भोपाल और खजुराहो। देखिए मुझे नहीं लगता कि आप कौन से संकेत ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको स्पष्ट किया, संघ हमारा मातृ संगठन है। संघ भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई सारे संगठन है जिनको जिनकी कमान संभालता है। विद्या भारती है, सेवा भारती है। आप अगर सेवा भारती देखें तो आदिवासी क्षेत्रों में जितने स्कूल खुले हैं ऐसा पूरे विश्व में आपको कोई संगठन नहीं दिखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है इसलिए आप सबको नजर आ जाता है। जो व्यक्ति संघ का कार्यकर्ता पहले था उसके बाद आज उसको भारतीय जनता पार्टी में काम करने भेज दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको टिकट की वहां पे दावेदारी हो सकती है, उसको मिला है।
इसमें बहुत ज्यादा कयास लगाने की बात नहीं है। अभी एक बात चली कि देखिए हम विकास से हटके हिंदुत्व पे आ रहे हैं। देखिए ये जो चुनाव है ये उपलब्ध बेहतर विकल्प चुनने का चुनाव है। किसी भी व्यक्ति की कार्य पद्धति और विचार पद्धति जो उसके पुराने समय में रही थी वो जनता की कसौटी के सामने से उतरेगी। दिग्विजय सिंह जी दो चीजों के लिए लोकप्रिय अलोकप्रिय हैं। एक तो 10 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश का जो विनाश किया, जो बंटाधार किया, एक तो वो, और दूसरा उन्होंने जो हिंदुओं को पानी पी पी के कोसा, हिंदू आतंकवाद का विषय उन्होंने बार बार उठाया, संघ को गाली दी। तो आज अगर ये दोनों विषय निकल के आएंगे इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की है। हम तो बात करते हैं 10 करोड़ शौचालय की, 2,53,00,000 जो हमने मकान बनाए प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी। यही कांग्रेस को आपत्ति है कि दरअसल ये जो चीजें आप अभी कह रहे हैं आशीष जी, यही इस बार पूरे कैंपेन से मैनिफेस्टो में तो है, कैंपेन और चुनाव प्रचार में ये चीजें गायब है। मैं आ रहा हूं आशीष जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। हर्षद जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल ये जरूर रहेगा कि देखिए जाहिर तौर पर आपके पास है 3 सीटें, 26 सीटें हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट क्यों कटे और वहां पर नए प्रत्याशी क्यों आए, एक इस बात पर आप जरूर सवाल उठा सकते हैं। भाई साहब हमारा इनके संगठन में क्या चल रहा है इस पे सवाल उठाने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है मध्य प्रदेश का और देश की जनता के मुद्दों को उठाने का। क्या भोपाल में क्या चीजें बेहतर हो सकती है, भोपाल में परिवहन का क्या काम हो सकता है, भोपाल के छात्रों के क्या मुद्दे हैं, भोपाल में अध्यापकों के क्या मुद्दे हैं, इसका हमारा चुनाव है। और सिर्फ भोपाल का नहीं, ये पूरे देश का भी यही चुनाव है और मध्य प्रदेश का भी यही चुनाव है। अभी इसको कितना भी भटका ले, मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले कि ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे खासकर भोपाल में चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि साध्वी जी को भोपाल के ना रास्ते पता है ना मुद्दे पता है। जब तक वो मुद्दे समझने और रास्ते समझने में लगेंगे तो दिग्विजय सिंह कौन से स्थानीय है सर भोपाल के लिए? चुनाव को भटका रहे हैं और मुद्दों का चुनाव। जी दिग्विजय सिंह कौन सा स्थानीय है, यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए? दिग्विजय सिंह जी 10 साल दिग्विजय सिंह सीएम रहे, यही रहे, मुख्यमंत्री रहे और एक्स सीएम होने के नाते उनका यहाँ बंगले भी रहे और वो लोगों से हर वक्त सैटरडे संडे को जब ठीक है, तो इस रिश्ते से साध्वी प्रज्ञा भी कहती है कि 16 साल से वो यहीं रह रही हैं, 16 साल की उम्र से वो यहीं रह रही हैं, वो ये भी कहती रही हैं। खैर स्थानीय चीजें क्या है या ये क्या है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। हर्षद जी, आशीष जी, ऋषि पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए ये एक बात तो इसमें साफ हो गई और वो ये है कि लोकसभा चुनाव होने वाले तो बहुत दिलचस्प हैं। भोपाल सीट का ही अकेला अगर आप जिक्र करें तो पूरे देश में सबसे हॉट सीटों में से, सबसे दिलचस्प सीटों में से भोपाल सीट बन गई है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक साध्वी, पहले भी एक साध्वी आई थी, आपको याद होगा, उमा भारती 2003 में, और दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई थी, सरकार को उखाड़ फेंका था, और अब साध्वी प्रज्ञा है। मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लेकिन उन 5 सीटों का भी जो जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें खरगोन है, रतलाम है, देवास है, खजुराहो है, इन सीटों का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी आरएसएस का दखल देखने को तो मिला है। लेकिन सवाल वही है, नए चेहरे दे दिए गए हैं, अब कितनी नैया पार लगाएंगे ये जरा देखना होगा।